वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी इस पर पूरा शुद्ध गति की चल रहा था बीटा के लिए। तो बीटा पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन कैप्चर ये पूरा हो गया था। अल्फा पर पूरी बात कर ली, बीटा पर कर ली। अब इसकी बात करेंगे हम गामा पर, लेकिन उससे पहले एक नोट डालें। तो गामा क्षय अलग से नहीं होता है। जब अल्फा और बीटा क्षय होता है उस स्थिति में जो नाभिक होता है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट से जब वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है तो वहां से फोटोन का उत्सर्जन करता है। वो फोटोन कौन सी एनर्जी का होगा? गामा फोटोन की एनर्जी का। ठीक है, इसलिए वहां से इसको कहते हैं हम गामा क्षय। देखें, इससे पहले एक नोट डालो। आपने ये क्रम पढ़ा होगा वेव्स का कि C G X U V I M R, इस तरह से एक वेव का क्रम होता है। C का मतलब होता है यहां पर कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज यानी कि अंतरिक्ष किरणें। क्या मतलब? अंतरिक्ष किरणें। G का मतलब होता है गामा रेज, गामा रेज या गामा किरणें। ठीक है। X का मतलब होता है एक्स रेज, एक्स किरणें। U का मतलब होता है अल्ट्रा वायोलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती हैं, पराबैंगनी किरणें सूर्य से जो आती हैं। V विजिबल, विजिबल रेज या दृश्य तरंगें, इनको नॉर्मली वेव बोला जाता है। विजिबल वेव, दृश्य तरंगें। इनको बोला जाता है इंफ्रारेड वेव, इंफ्रा रेड वेव। इसका मतलब होता है अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। M का मतलब होता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगें। और R का मतलब होता है रेडियो वेव। तो देखें, वेव का जो क्रम है, सबसे खतरनाक जो वेव होती है वो अंतरिक्ष किरणें होती हैं, यानी कि कॉस्मिक रेज होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इधर एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है इधर की साइड में। इस तरह अगर हम बढ़ रहे हैं, इधर की साइड में चल रहे हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड इधर चल रहे हैं, तो इधर एनर्जी का मान तो क्या होगा? बढ़ेगा। और E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। यदि E बढ़ रहा है तो कौन भी बढ़ेगा? न्यू भी बढ़ेगा, यानी कि न्यू का मान बढ़ेगा उधर से इधर चलने पर। और न्यू बढ़ रहा है तो C इक्वल टू न्यू लैम्बडा से न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? C बाई लैम्बडा। और इससे न्यू बढ़ने पर लैम्बडा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं इधर चलने पर एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी यानी आवृत्ति बढ़ेगी, और लैम्बडा का मान है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फर्स्ट नोट तो ये डालना है, ये चीजें बेसिक हैं जो कि काम आएंगी। आगे मैं एक लाइन लिखवाऊंगा कि जो गामा रेज हैं उनकी जो ऊर्जा है वो एक्स किरणों की तुलना में अधिक होती है। तो इस चीज से आपको पता पड़ जाएगा कि एक्स किरणों की तुलना में जो गामा किरणें हैं उनकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि इधर की साइड में चल रहे हैं तो एनर्जी का मान बढ़ रहा है। दूसरा है, हमारे पास दो गतियां होती हैं, एक तो अनापेक्ष की गति और एक आपेक्ष की गति। तो कहीं तो हम ऊर्जा संरक्षण के नियम के लिए अगर हम बात करें अनापेक्ष की गतियों के लिए, कौन सी गतियों के लिए? अनापेक्ष की गति। अनापेक्ष की गति से मतलब होता है v इज वेरी वेरी लेस देन है c। जैसे कि कोई ट्रेन गति कर रही है, बस गति कर रही है, कोई इंसान पैदल जा रहा है, साइकिल पर जा रहा है, तो वो सारी गतियां कैसी हैं? अनापेक्ष की गति। v इज वेरी वेरी लेस देन c के लिए अगर हम बात करें तो टोटल जो एनर्जी है E टोटल है उसको हम लिखते हैं किस तरह से? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के रूप में। किस रूप में? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के रूप में। यानी कि E टोटल को हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन थर्ड पॉइंट, आपेक्ष की गतियों के लिए
आपेक्षिकीय गतियों के लिए, आपेक्षिकीय गतियों के लिए यानी कि v इज इक्वल है c के, या v टेंड कर रहा है c के, ये लिख सकते हैं, के लिए अगर हम बात करें रिलेटिविस्टिक मोशंस के लिए, तो उसके लिए जो टोटल एनर्जी है वो लिखी जाती है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, यानी कि E इक्वल टू mc², या इसको हम लिख सकते हैं m नॉट c² प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से भी लिखा जाता है। यानी कि विराम द्रव्यमान ऊर्जा प्लस में कौन सी एनर्जी, गतिज ऊर्जा, इस रूप में लिखा जाता है इसको। कौन सी स्थिति में, जब v टेंड कर रहा है c के ओर, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है v टेंड्स टू c वेलोसिटी से, तब उस स्थिति में, या कोई क्वांटम पार्टिकल हैं जैसे कि नाभिक के अंदर जितने भी पार्टिकल पाए जाते हैं वो क्षमता रखते हैं v टेंड्स टू c वेलोसिटी से मूव करने की, ठीक है। तो उनके लिए जो एनर्जी हम नॉर्मली लिखते हैं E इक्वल टू mc², आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार लिखते हैं। जबकि जब आप न्यूटनिक फिजिक्स पढ़ते हो, न्यूटन वाली फिजिक्स, वहां पर जब आप टोटल एनर्जी लिखते हो तो वहां पर किस रूप में लिखते हो आप, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो इस चीज को लिख लें, पूरा नोट डालो, फर्स्ट पॉइंट इसी तरह से लिख लो, साइड में उनके नाम लिख देना, क्या नाम है उनका, पूरा कवर करो इसको पूरा। यहां तक लिखो। और रेडियो वेव से भी नीचे जो एनर्जी होती है वो इनकी होती है, जो घरों में लाइट आती है यानी एसी और डीसी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, मतलब एनर्जी भी कम होती है। तो सोचो आप 220 वोल्टेज के आपको करंट लग जाता है, वही कितना खतरनाक रहता है, तो उनसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इनकी, तो ये अपने पास कितनी एनर्जी लेकर रख रहे हैं, सोचो इस बात को। जब 220 वोल्टेज वाली ही फ्रीक्वेंसी इतनी है, 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी खतरनाक है, तो ये कितने खतरनाक होंगे। यहां तक कंप्लीट करो इसको। तो ये ध्यान रखना, जब भी अनापेक्ष की गति होंगी तो वहां पर जो हम एनर्जी को लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के रूप में लिखते हैं। वाइवा में कहीं पर भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका कोई भी एक्शनल आ रहा है इंटरव्यू के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, तो वो पूछ सकता है वाइवा में। तो इस तरह से अनापेक्ष की गति और आपेक्ष की गतियों के लिए ये रहता है ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अब क्या गतिज ऊर्जा हाफ mv² ही होती है क्या हमेशा, हाँ या ना, सोचो खुद कि हमेशा काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ mv² लिखते हैं, क्या हमेशा ही हाफ mv² है, नहीं, वो हमेशा हाफ mv² नहीं होती है। अनापेक्ष की गतियों के लिए इसको हम हाफ mv² लिखते हैं, केवल इस वाली स्थिति में ही वो कितनी होगी, हाफ mv² होगी, यहाँ पर ये वाली होगी। इस वाली स्थिति में हम ये कहें कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, तो वो नहीं है। क्यों नहीं है, इस चीज को हम देखेंगे। यहां तक कंप्लीट करो पहले। इधर से मिटा दूं इसको। देखें इसमें कि ET, क्योंकि जो ET है, E टोटल एनर्जी है, वो कितने के बराबर है, m इंटू c² के बराबर। m को हम किस तरह से लिख सकते हैं, m0 बटे 1 अपॉन m0 रूट ऑफ 1 माइनस v² अपॉन c² इंटू c², इस तरह से लिख सकते हैं। m0 इंटू c² को इधर रखा, 1 माइनस के v² अपॉन c², इसको ले गए हम ऊपर, इस तरह से कर सकते हैं, माइनस हाफ हो जाएगा। अब इसको खोलते हैं हम 1 प्लस nx वाले फॉर्मूले से, इस तरह से लिख लेते हैं पहले 1 प्लस x की पावर n से, तो 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x², इस तरह से टर्म आती है इसमें।
तो इसको ओपन करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, अतः ET इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर देखो एम नॉट सी स्क्वायर तो है, इसको खोलेंगे 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और प्लस में एन इंटू एन माइनस वन, एन की वैल्यू माइनस हाफ है अपॉन फैक्टोरियल 2, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये काम करेगी तो v4 अपॉन c4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से इसमें टर्म लगातार आगे चलती रहेंगी। आगे इसको सॉल्व करते हैं, एम नॉट सी स्क्वायर 1 प्लस हाफ, या इस तरह से लिख लेते हैं वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस के हाफ माइनस के 3/2, तो 3/8 हो जाएगा टोटल, v की पावर 4 और c की पावर 4, इस तरह से चलता रहेगा। तो ET को हम टोटल किस तरह से लिखेंगे, एम नॉट सी स्क्वायर को अंदर लेके, तो एम नॉट सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, एम नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि हाफ एम नॉट वी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ एम नॉट वी स्क्वायर, और प्लस में 3/8 एम नॉट v की पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर, इस तरह से टर्म चलती रहेंगी। अब इसको हमने एक साइड लिख दिया, इस वाली टर्म को, ठीक है, इस वाली टर्म को एक साथ लिख दिया, तो यहां पर तो ये किसका काम कर रही है, विराम द्रव्यमान एनर्जी, यानी कि रेस्ट मास एनर्जी, विराम द्रव्यमान ऊर्जा का काम कर रही है एम नॉट सी स्क्वायर, और बचा कुछ जो टर्म है ये लगातार जो चल रही है वो काम कर रही है किसका, काइनेटिक एनर्जी का, विराम द्रव्यमान ऊर्जा। और ये पूरा जो आप लिखते थे हाफ एम वी स्क्वायर, इसके साथ ये भी आगे की टर्म आएंगी, तब जाकर वो पूरी टर्म किसका काम कर रही है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो आप नॉर्मली जो काइनेटिक एनर्जी को लिखते हो हाफ एम वी स्क्वायर, वो केवल अनापेक्ष की गतियों के लिए है। ये वाली जो चीज चल रही है वो v टेंड्स टू c वाली वेलोसिटी के लिए चल रही है। क्यों, देखो अगर इसमें हम ये वाली कंडीशन लगा दें v इज वेरी वेरी लेस देन c के लिए, यानी v बहुत छोटा है c बड़ा है, तो ये वाली हायर टर्म्स को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बहुत बड़ी संख्या है c, और वो v स्क्वायर हो रहा है, फिर c की पावर 4 आएगा, c की पावर 6 8, इस तरह से चलेंगी। तो आगे की हायर टर्म को हम नेग्लिजिबल कर देंगे, केवल ये वाली टर्म बचेगी हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। तो उस वजह से अनापेक्ष की गतियों के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन वास्तव में गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो ब्रैकेट वाला है पूरा, जो भी आएगा आगे सॉल्व करने पर। आगे जब इसमें और टर्म लिखते तो क्या आता, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3x³, इस तरह से वो भी चलते हैं। तो इसे कंप्लीट करें पूरा, ठीक है। तो अब मत कहना कि काइनेटिक एनर्जी केवल हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है, ये होती है लेकिन इस वाली कंडीशंस के लिए, v इज वेरी वेरी लेस देन c के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छी चीज है। गामा किरणें हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, अंतरिक्ष किरणों से बस नीचे ही आ रहा है, तो अंतरिक्ष किरणें से थोड़ी सी कम होती है एनर्जी, लेकिन बहुत ज्यादा होती है गामा रेंज की, तो हाई एनर्जी होती है, इसलिए इनकी विभेदन, किसी चीज को विभेद करने की, उसको पेनिट्रेट करने की जो क्षमता है इसको, इनकी बहुत अधिक होती है। और ये क्या होती है, वेव है, और वेव कैसी होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, प्रकाश है वो भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जो भी तरंग नेचर जो रख रहा है वो क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें ही होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो इसको करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, गामा 6 व गामा किरणों के, गामा 6 व गामा किरणों के गुणधर्म
और ब्रैकेट में लिख देना गामा 6 के लिए शुद्ध गति की। किसी को अगर इस नाम से आ जाए गामा 6 के लिए शुद्ध गति की, तो यही वाला टॉपिक करना है। गामा 6 व गामा किरणों के लिए गुणधर्म, और ब्रैकेट में लिख देना गामा 6 के लिए शुद्ध गति की। और इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना गुणधर्मों में, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी ऊर्जा एक्स किरणों से अधिक होती है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी ऊर्जा एक्स किरणों से अधिक होती है। अभी नोट डलवाया था तो एक्स से अधिक थी उसमें एनर्जी। और गामा किरणें क्या है, एक तरह से फोटॉन्स हैं, और फोटॉन किस वेग से गति करते हैं, प्रकाश के वेग से। तो सेकंड पॉइंट लिखना गामा किरणें प्रकाश के वेग c से गति करती हैं। गामा किरणें प्रकाश के वेग c से गति करती हैं। थर्ड पॉइंट, गामा किरणों की विभेदन क्षमता अधिक होती है। गामा किरणों की विभेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये तो गुणधर्म हो गए। अब गामा 6 होता कब है, जब अल्फा 6 और बीटा 6 होता है, तो उसी के दौरान जब नाभिक है उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएगा, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, तो वहां से उन दोनों के एनर्जी जो गैप है, ऊर्जा अंतराल है, उसके बराबर का फोटोन वहां से क्या करेगा, वो इमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना सामान्यतः रेडियो एक्टिव नाभिकों में अल्फा बीटा 6 के पश्चात नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। अल्फा बीटा 6 के पश्चात नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है तथा उत्तेजित अवस्था से नाभिक जब अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौटता है, तो गामा किरणों का क्षय करता है। अतः इस गामा फोटोन की ऊर्जा प्रारंभिक एवं अंतिम ऊर्जा अवस्था के गामा किरण की ऊर्जा प्रारंभिक एवं अंतिम ऊर्जा अवस्था के अंतर के बराबर होती है। अर्थात ई गामा फोटोन की जो एनर्जी है, ई एफ यानी कि फाइनल स्टेट की जो एनर्जी है, उसमें से इनिशियल स्टेट की ऊर्जा है उसको हम घटा देंगे फाइनल में से इनिशियल को, तो वो किसकी एनर्जी होगी, गामा फोटोन की एनर्जी होगी। अर्थात करके ई गामा इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। आगे लिखना गामा 6 में निम्न संरक्षण के नियम लागू होते हैं। गामा 6 में निम्न संरक्षण के नियम लागू होते हैं। गामा 6 में निम्न संरक्षण के नियम लागू होते हैं। और फर्स्ट पॉइंट डालना इसमें आवेश एवं द्रव्यमान संख्या संरक्षण का नियम। आवेश एवं द्रव्यमान संख्या संरक्षण का नियम। आवेश एवं द्रव्यमान संख्या संरक्षण का नियम। तो फर्स्ट पॉइंट में इसमें देखें, आवेश एवं द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या संरक्षण के नियम से क्या है कि एक्स जेड ए कोई भी एक नाभिक है
ये एक्साइटेड स्टेट में है, उत्तेजित अवस्था में पहुंच गया है अल्फा बीटा 6 के दौरान, तो स्टार से हमने रिप्रेजेंट कर दी उसकी उत्तेजित अवस्था। जब उत्तेजित अवस्था से हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट रहा है, तो उत्तेजित से हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट रहा है, तब यहाँ पर गामा फोटोन का क्षय कर रहा है, और जिसका आवेश कितना है 0, और इसका द्रव्यमान भी कितना है 0, गामा फोटोन है। तो वेव जो होती है वो उदासीन है, यानी कि Q 0 है, और इसका द्रव्यमान फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है 0, तो Q 0 है और M 0 है। तो यहाँ पर पूरी अभिक्रिया के दौरान आवेश संरक्षित बना हुआ है, इधर भी ZE है, इधर भी ZE है, द्रव्यमान संख्या भी कितनी बनी हुई है A बनी हुई है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आवेश संख्या, आवेश और द्रव्यमान संख्या दोनों ही यहाँ पर क्या हुए हैं, संरक्षित हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालकर उसमें लिखे हैं, पहले अभिक्रिया को लिखो इसको, रिएक्शन को लिखने के बाद लिखें, गामा किरण के उत्सर्जन के दौरान नाभिक का आवेश, गामा किरण के उत्सर्जन के दौरान नाभिक का आवेश एवं द्रव्यमान संख्या समान रहती है, नाभिक का आवेश व द्रव्यमान संख्या समान रहती है। यहां स्टार चिन्ह, यहां स्टार चिन्ह नाभिक की उत्तेजित अवस्था को प्रदर्शित करता है, नाभिक की उत्तेजित अवस्था को प्रदर्शित करता है। उत्तेजित अवस्था को प्रदर्शित करता है। सेकंड पॉइंट है ऊर्जा संरक्षण का नियम, सेकंड पॉइंट है ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसमें लिखें, जब नाभिक उत्तेजित अवस्था, जब नाभिक उत्तेजित अवस्था E2 से अपनी प्रारंभिक अवस्था, जब नाभिक अपनी उत्तेजित अवस्था से अपनी प्रारंभिक अवस्था E1 में लौटता है, संक्रमण करता है, तब निकलने वाली गामा फोटोन की ऊर्जा, तब निकलने वाले गामा फोटोन की ऊर्जा E2 माइनस E1 के बराबर होगी, निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा E2 माइनस E1 के बराबर होगी। देखें इस तरह से E2 है ये, यहां पर E1 है, नाभिक अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट रहा है, तो यहां से जो फोटोन निकल रहा है Hν, वो Hν फोटोन की जो ऊर्जा है वो कितने के बराबर होगी, दोनों के एनर्जी गैप के बराबर, दोनों के बीच में एनर्जी अंतराल इतना है। जैसे मान लिया 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी कितनी है 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का वहां से क्या निकलेगा, फोटोन निकलेगा। ठीक है, अर्थात Hν इक्वल टू E2 माइनस E1। Hν इक्वल टू E2 माइनस E1। और थर्ड पॉइंट है रेखीय संवेग व कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, उसे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।